क्या विशेषताएं हैं पढ़ के आ रही हो? सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं लेकिन मैम आप समझा रही इसके बारे में। सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन है। यानी हमारा जो सोशल रिसर्च है उसकी क्या विशेषता ये कहती है कि हम जो भी घटनाओं के बारे में जानकारी है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा है, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। चीज़ें पहले से ही हमें इंक्लूड करनी होंगी जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक पद्धति होती है। दूसरा आएगा सामाजिक अनुसंधान अपने वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों और पद्धतियों के प्रयोग तक सीमित नहीं है, नवीन प्रविधियों पर भी जोर देता है। ये नहीं कि जो वैज्ञानिक प्रविधियां उन्हीं को ही लेके चले, हम नई पद्धति भी लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ जो पुरानी पद्धति होती है उनमें हो सकता है फॉल्ट हो, मतलब बदलाव आया, तो हम नई नई चीजों को भी लेके चलेंगे। सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, भाई पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा या सत्यापन का भी कार्य किया जाता है। हमने भी बताया था आपको कल कि जो प्राइमरी डेटा होता है, हमने कहा था कि हम अवलोकन करते हैं, हमने ले लिया। अब जो आने वाला होगा व्यक्ति, वो अगर हमारे टॉपिक पे काम कर रहा है, उसको भी लगता है कि मुझे इस पर भी रिसर्च करना है, तो पहले वो हमारे आगे पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने आपसे तो जनगणना बता किसी भी गाँव की या किसी भी शहर, तो आपसे हमने कहा कि 1951 से स्टार्ट हो गई जनगणना। ठीक है, और हमने कहा 2021 तक की जनगणना का पता करो, तो आप पहले पुराना डेटा देखेंगे कि पुराना डेटा क्या था, फिर आगे का डेटा देखेंगे। और हमने कुछ मान लो जनगणना में कुछ ऐसे पॉइंट स्टार्ट रख दिए कि इन पे काम नहीं हुआ है, वो भी आगे इसमें ऐड करो। हो सकता है जनगणना में हमने मेल फीमेल की तो जनगणना कर ली, बच्चों की जनगणना कर ली, हमने कहा इसमें बूढ़ों की जनगणना काउंट ही नहीं है, तो हमने एक नया पॉइंट रख दिया कि हमें वृद्ध को भी काउंट करना है। तो अब आप मेल फीमेल का तो करोगे तो पिछले वर्ष क्या थी, पिछले वर्ष क्या थी, फिर आगे हम मेल फीमेल उसमें वृद्ध को भी ऐड कर देंगे। तो ये एडिटिंग हम खुद करते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों को भी पता करेंगे और उसमें आगे जोड़ के नई चीज़ों को रख देंगे, जिससे हमारा सेकेंडरी डेटा कंप्लीट होता है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है और नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। हम जो भी काम करते हैं तो पहले हम जानकारी लेते हैं, फिर नए सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एक घर को चलाने के लिए पहले लोग उतने हिसाब से घर चलाते थे, अब उनकी आवश्यकताएं कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो ज़्यादा धन कमाएंगे, अपनी लिस्ट में और चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे, तो उनके अब परिवर्तन हो रहा है, सोशल चेंज कर रहे हैं वो लोग इस हिसाब से। ये आपकी विशेषताएं और क्षेत्र में जाएंगे। एक आएगा आपका सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देना। जो हमारे सामाजिक तथ्य हैं और घटनाएं हैं, उन्हीं की जो जानकारी ले रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये मनुष्य के हमेशा चिंतन करना होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, उसके बारे में खोज करता रहता है। तो इन्हीं चीजों को करने के लिए वो क्या करता है, ढूंढने निकल जाता है। ढूंढने निकलता है। हमारे जो स्पेस पर रिसर्च हो रहा है किस लिए हो रहा है बताओ, क्या जरूरत है उनको स्पेस पर रिसर्च करने की? पता चले क्या पता चला था? अंतरिक्ष में क्यों जाते हैं साइंटिस्ट? क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो आने वाले समय में हमारी अर्थ पर हमें जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो यहाँ पे दूसरी बात प्लेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और क्या कमी आ रही है? कमी नहीं आएगी, खाने की कमी तो आएगी। ठीक है, पोषक तत्व हो गए आपके, और कुछ खाने, कपड़े, पहनने, मकान कहाँ बनाएंगे? तो इन जब जनसंख्या ज्यादा होगी, दूसरी बात बेरोजगारी सबसे ज्यादा आ रही है, आर्थिक परिस्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी है, आज के जमाने में नौकरी तो मुश्किल है।
जब इतनी चीजें बदलाव आएंगी, जगह ही नहीं बचेगी, इंसान क्या करेगा? तो वो अदर जगह जाएगा। तो उनका कहना है कि क्यों ना हम ऐसे ग्रह की खोज करें कि इंसान यहाँ पे भी रह सके, इसलिए वो जाते रहते हैं। चंद्रमा पे जाते हैं, मंगल ग्रह पर भी खोज चल रही है। जहाँ उन्हें लगेगा कि यहाँ पे पानी है और गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन और पानी। धीरे धीरे तो फिर विकास करता ही है। तो इसलिए वो खोज कर रहे हैं कि हमें किस ग्रह पे क्या जानकारी मिल सकती है और वहाँ पे मनुष्य को रख सकते हैं या नहीं। इसलिए वो पहले क्या किसको पहुंचाते हैं? कुत्तों को। सबसे पहले वो कुत्तों को ले जाते हैं। वो अगर जिंदा रह रहा है तो मनुष्य रहेगा। कुत्ता मर गया, इंसान को क्यों मारे? कुत्ता खिलाया जाता है, कोई सब ले जाता है। उसे ले जाते हैं स्पेस में। तो कोई सब नहीं जाता है। जैसे बिल्ली को क्यों ले जाते हैं? अभी वो फिलहाल सबसे पहले वो विच को ले गए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको छोड़ा था। उसको देखते कितने दिन तक जिंदा हो रहती है, फिर वो अगर एक्सपायर हो जाती है तो बस फिर नहीं। जब तक कोई जानवर इतने दिन तक की टारगेट में जिंदा रह रहा है तभी मनुष्य को रखा जाए। मैं मां को उसको खाना पीना कौन देगा? खाना पीना, वो खाना पीना तो ही ना वहाँ पे होगा, वो तो शायद उसको वहीं पे खिला देते हैं। एक ऐसा नहीं है उसको एक छोड़ दिया, स्पेस के दौरान ले जाते हैं, उसको सब खिलाते हैं, फिर दवाइयाँ वगैरह सब करवाते हैं, बढ़िया अच्छी तरह से रखेंगे उसको, छोड़ देते हैं, फिर बेचारे को मर जाती है तो फिर उसको दफना देते हैं। ये नहीं यहीं छोड़ दिया। वहां से लेके आते हैं वो ऐसे वैसे कुत्ते भी नहीं होते कि इंडियन डॉग लेके चले गए, अलग ही डॉग होते हैं। कुत्तों की भी तो कई प्रजातियां हैं। वो स्मार्ट वाले। हाँ स्मार्ट, बहुत जैसे बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुत्ते भी स्मार्ट हैं। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता क्या आती है कि इसमें हम सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? समाज का और मानव से संबंध, यानी कि जानवरों से संबंध। मैं जानवरों को तो मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करें। घटनाएं तो देखनी है कि मनुष्य के साथ क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्यों, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको आगे क्या करना चाहिए, ये सब होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य। धीरे धीरे क्या बातें हो रही हैं? ये कह रहा है कि इंसान को क्या चाहिए, मुझे रोटी कपड़ा और मकान, पैसा भी चाहिए। उसको तो वो चाहिए जेवर, वो जेवर बचाएगा। पहले जेवर बचे, चाहे रोटी कपड़ा मिले ना मिले, जेवर पहनेगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? चांदी नई बात चाहिए। खाना पीना बदल दिया। जंगल में थे, बेटा भी जंगल में। मौसम के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? किसी का आपको करने के लिए उद्देश्य होता है कि नहीं? नियम बनाना चाहिए ना। क्या उद्देश्य होना चाहिए? नियम बनाना समाज के। सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार और तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। जब तक हमारे एक उद्देश्य नहीं रहेगा, एक एम नहीं रहेगा, तो हम काम कैसे करें? क्या करना है? अब आपको बीए करना है, आप क्यों करना है? कोई पूछेगा आपने बीए क्यों किया? भाई साहब बीसीए कर लेते, भाई साहब बीकॉम कर लेते, बीएलएड कर लेते, कंप्यूटर कोर्स कर लेते, तो आप क्या जवाब देंगे? एजुकेशन पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे। कैसे? वो कहेंगे क्यों बीएससी में का एजुकेशन नहीं, बीकॉम में एजुकेशन नहीं। वो तो कुछ भी तर्क करेगा ना, आप उसको कैसे वो करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे? लो आईएएस वगैरह के क्वेश्चंस में देखते हो वो लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं? दिव्य दृष्टि में जो सर आते हैं उनकी वीडियो देखा करो, वो आईएएस की तैयारी कराते, वो खुद एक आईएएस थे, उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी और लोगों को फिर शिक्षा के लिए बता रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं। आईएएस के दिव्य दृष्टि सर, जो दिव्य दृष्टि की आईएएस की कोचिंग है, वो एक खुद आईएएस थे, अब उन्होंने आईएएस की जॉब छोड़ के वो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें कोचिंग चलाने? रहने देते, नौकरी करते आराम से। वो उन्होंने इसलिए नौकरी छोड़ी कि इससे तो सिर्फ हम एक ही काम करेंगे, ठीक है, सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों को भी शिक्षा दें तो और लोग बनेंगे, इसलिए वो आईएएस। हाँ, जैसे खान सर हैं, उनकी वीडियो देख लो, पीएससी की तैयारी कराते हैं, पुलिस की भी तैयारी कराते हैं, खान सर की वीडियो देखते हो। पीएससी
यूपीपीएससी होती है लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये हो गई पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं गठन है पब्लिक, यहाँ से लोग यानी पब्लिक सर्विस, क्योंकि हम सर्विस देते हैं, सेवा का मतलब। आयोग का मतलब होगा कमीशन। तो अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं लोक सेवा आयोग। जैसे यूपी में यूपीपीएससी बोलेंगे, ठीक है, यूपीपीएससी ऐसे बोलते हैं। एमपी में होगा तो एमपीपीएससी होगा, झारखंड में होगा तो झारखंड का एएचपीएससी, राजस्थान का आरपीएससी, ऐसे अलग स्टेट में लिखा होगा। इनके अंतर्गत जगहें निकलती हैं डिप्टी कलेक्टर, शिक्षा और शिक्षा अधिकारी, ठीक है, एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, ये जो बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी होते हैं ग्रेड बन के, वो इनके अंतर्गत आते हैं। गिनी जिनी जगह होती है, देखिए अंदर 50 अधिकारी, ऐसे तो होती ही नहीं है। अगर शिक्षा अधिकारी की निकली है डाइट, जैसे जो डाइट चलाते हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत स्कूल की देख रेख आती है, क्या स्कूल में काम सही चल रहा है कि नहीं। कलेक्टर की जगह होती है, जैसे हम बोलते हैं दरोगा वगैरह नहीं, दरोगा तो अलग पोस्ट होगी, पुलिस के अंतर्गत। यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी पोस्ट होंगी। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर साहब आते हैं, उनका काम क्या है, पूरी उनके अंतर्गत जिला आएगा, कलेक्टर के अंतर्गत सारे जितने बड़े बड़े छोटे छोटे दरोगा वगैरह सब उनके अंडर में काम करेंगे। उन्होंने अगर कहा कि मैं यहाँ पे कॉलेज स्कूल में निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तो सारे पुलिस को वहाँ आना पड़ेगा, पूरी फोर्स जाएगी कलेक्टर के पास। तो ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, गिनी चुनी 2 या 3 होती है, 2 कलेक्टर की होंगी, 2 उसकी होंगी शिक्षा अधिकारी की होंगी, 2 एडीओ की होंगी, 2 एआरओ की होंगी, सबकी पोस्ट होगी, ठीक है। हर साल निकलती है, साल में 2 बार निकलती है। लेकिन अब 2 पोस्ट के लिए सोचो कितने बच्चे फाइट करते हैं। 2 पोस्ट पे 1 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म डाले, इनमें से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना होगा, इसलिए इनका पेपर टफ होता है। क्या करेंगे सरकार तो पैसा क्या होती है ना, एक स्थिति में एक ही तो कलेक्टर रखेगा, 2 कलेक्टर थोड़ी ना होते हैं। एक जैसे जिला है वहाँ पे एक ही कलेक्टर होगा, 2 कलेक्टर थोड़ी ना होंगे, तो पोस्ट तो एक ही आएगी ना जिले के लिए। फिर अब जैसे मान लो यहाँ पे 75 जिले आ रहे तो उस हिसाब से पोस्ट होगी। यूपी में अगर 75 जिले हैं तो 75 के हिसाब से पोस्ट होगी, जिला में 1 कलेक्टर रखा जाएगा, 1 शिक्षा अधिकारी। ये ग्रेड 1 की नौकरी होती है, 2-2 तो 3-3 दिन होते हैं। जैसे एक हाँ, कलेक्टर है कलेक्टर बन गए, मतलब एक जिला में, फिर दोबारा वैकेंसी आएगा तो वो चेंज होगा। जब चेंज होगा तब ट्रांसफर हो जाता है। मान लो वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, लग रहा है लोगों ने अपील की है कि कलेक्टर में सुनवाई नहीं कर रहा है, ये देख रेख नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काफी, तो उसका ट्रांसफर करा देंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएगा, दूसरी जगह पहुंचा देंगे, वहां से दूसरा ट्रांसफर होकर भी आ सकता है, या उसकी एज खत्म हो गई, टायर्ड हो गया, तो वैकेंसी खाली रहती है। वैकेंसी तब खाली होती है जब उसकी एज हो जाती है। अगर एज पूरी नहीं है तो उसका ट्रांसफर कराएंगे, या वो इलीगल काम करता है तो उसको हटा दिया जाएगा, तब उसकी पोस्ट खाली होगी। ये रूल्स होते हैं अलग अलग। हाँ, उसके पास एक्सीडेंट हो जाए वो बात अलग है। तो इस तरह के केस में तब वैकेंसी आती है। अगर ट्रांसफर की स्थिति में दूसरा ट्रांसफर हो गया, स्थिति खाली नहीं होती, ये होता है। तो यहाँ पे इनमें गिनी चुनी ग्रेड 1 की नौकरी होती है, ऐसी वैसी नौकरी नहीं होती, काफी अच्छी होती है। सरकार ने बंगला देगी रहने के लिए, गाड़ी की सेवा देती है, मेडिकल फ्री होता है, सब चीज फ्री होता है। अब वो सरकार के लिए काम करेगा तो सरकार भी तो उसको देगी ना प्रॉफिट। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को क्या क्या है, भले उसकी सैलरी 1 लाख तक है, लेकिन 1 लाख थोड़ी ना, वो तो ज्यादा कमाता है। संविधान में तो इंक्लूड एक ही है, 50 से 1 लाख तक, 1 लाख तक की सैलरी है, उसको सारा बंगला देंगे, भवन दिया जाता है, रहने के लिए सब कुछ है, जब तक पोस्ट पे है। पोस्ट से हटा कोई भवन नहीं मिलेगा उसको, कुछ तो जब तक कमा लेता है वो बात अलग है। मतलब ये रहती है सैलरी, कमाता तो ज्यादा ही है। उसके अंडर में प्रधानमंत्री के अंडर में IAS काम करता है, जो प्रधानमंत्री को जो सलाह दी जाती है वो IAS ही देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दिमाग नहीं है, सिर्फ IAS का दिमाग चलता है। IAS से वो सलाह लेगा, उसने कहा जी ऐसा ऐसा, तब वो अनाउंस करता है, तब वो निकालता है योजना। पहले उसको IAS सलाह देता है, उसके साथ IAS लगे रहते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने काम किया, करते IAS नहीं, IAS प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं। अब जो IAS कैसे मेहनत से पढ़ते हैं और करते किसके साथ काम है, जो खुद अनएजुकेटेड है, तो वो तो होता ही है ना। इसलिए तो उनको इसलिए क्या होता है, ये बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, ये कोई ऐसे
चलिए आपने फॉर्म डाला और इसके लिए आपको 20-20 घंटे पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि काफ़ी इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया कि दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, ये तो क्वेश्चन आने ही नहीं है। मैं पूछे कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका कैसे ये भी क्वेश्चन नहीं आते। वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे मान लो जी हमारा आंसर है 4 लाइन का, तो ये इनका क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन होता है वो उनको में आंसर में डिवाइड होता है 1/1। इनके क्वेश्चन ही इतने लेंथी होते हैं। बीए करोगे, तैयारी करो, समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसके लिए तो ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई इसका पेपर देता है, जिसको चाह है पीएससी तैयारी करने की वही तो करते हैं। 6-6 7-7 साल लग जाते हैं दिल्ली में तैयारी करते हैं, बच्चे दिल्ली रहते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं चीज़ों, दिल्ली हुआ, इलाहाबाद हुआ, वहाँ तैयारी करते हैं। पूरे देश विदेश का पूरा ज्ञान चाहिए, पूरा चाहिए आपको, करंट की जीके चाहिए पूरा। ऐसे ही आपको नहीं रख देंगे, ऐसे तो मैं कलेक्टर नहीं बना देंगे, ऐसी करवानी है तो तुम चलेगा और बनेगा। पुलिस के पेपर तो ऐसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये तो आईएएस पीसीएस की तैयारी है। अब तो झाड़ी को नहीं निकल पाए, इसी में आईएएस पीसीएस इन्हीं में आते हैं, जो पीएससी की होती है उसी में आईएएस वगैरह सब है, ये तहसीलदार वगैरह ये सब। और ये तुम्हारे दरोगा वगैरह ये तो नॉर्मल पोस्ट है, ये कहाँ लग रहा है इनके आगे, ये तो ग्रेड 3 में आते हैं। अब ऐसा समझना, जो प्रोफेसर हुआ वो ग्रेड 1 की नौकरी में, जैसे अभी पीएससी की जगह निकली है तो यहाँ पे शिक्षा अधिकारी की जगह निकलेगी, लेक्चरर की जगह निकलेगी, तो ये ग्रेड 1 में आते हैं। तो उसकी अब योग्यता मांगेंगे कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत सरकार माना जाता है। आप आ गए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा परसेंटेज भी होना चाहिए, एससी की 50%, जनरल की कितनी मांग ली उन्होंने 60%, ठीक है, और ओबीसी की उन्होंने कहा 54%, ठीक है। ये उनकी परसेंटेज हो गई। ग्रेजुएशन आपके पास है, एज रहेगी आपकी 21 साल से 40 साल तक की एज होनी चाहिए, ये भी आना चाहिए। यहाँ तक हो गया। फिर उन्होंने कहा लेक्चरर की पोस्ट है यानी प्रवक्ता, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रवक्ता, ठीक है। तो इनकी क्या होती है आपके पास एमफिल या एमए पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, जो भी हो सब्जेक्ट वाइज निकलती है, या पीएचडी होना चाहिए, या नेट होना चाहिए क्वालिफाइड, या सिलेक्ट होना चाहिए। नेट एग्जाम होता है, नीट अलग है। अब यही समझ लो तुम लोग पहले, तब हम आगे समझाएं। काफी डाउट है तुम लोग के मन में, पूरी डाउट है, एनटीए द्वारा और एक सीएसआई, ठीक है, ये कराती है नेट का पेपर, ठीक है। ये किसके लिए कराती है, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, चाहे फिर एमएससी कर लो, चाहे एम कर लो, चाहे बीए ग्रेजुएशन कहलाता है। बीए को बोलते हैं यूजी, और जो एमए एमएससी को बोलते हैं पीजी, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी एम कर लीजिए। अब आपको सोच रहे हो कि मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए चाहता हूँ, तो कॉलेज में आप ग्रेजुएशन की लेवल पे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें खुद ही ग्रेजुएशन के बच्चे आए, तो आपको तो रखेंगे नहीं कि भैया तुम खुद ग्रेजुएशन करके तुम हमें क्या पढ़ाओ। अब उससे बड़ी डिग्री क्या हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, यानी एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, एमकॉम कर लिया, जो भी। अब एक नाटक में होती है एनटीए और सीएसआईआर, ये साल में 2 बार पेपर कराती है। सीएसआई साइंस वालों को कराती है, साइंस सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, मैथ वाला। नाटक कराती है आर्ट साइंस के पेपर, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा इसमें, कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट आएंगे। आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट्स में भी कई सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास हुआ, राजनीति हुआ, सिर्फ और पॉलिटिकल हुआ, सोशोलॉजी हुआ, ये 10 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सब एनडीए कराएंगे सर 6 महीने, हर 6-6 महीने में ही पेपर कराते हैं, ठीक है। अगर आपने एक पेपर निकाल लिया तो सरकार आपको 36 महीने के लिए स्कॉलरशिप देगी, प्लस आपको एक कोई कॉलेज नौकरी दे देगा कि आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया, सिर्फ परमानेंट नहीं रखेगी, क्योंकि अभी आपने सिर्फ नेट क्वालिफाइड किया। आप जब पीएचडी कर लेंगे उन 36 मंथ में, 36 मंथ मतलब क्या हुआ, 3 साल, 3 साल आपको फेलोशिप मिलेगी, सरकार देगी 2.5 या 3 लाख समथिंग फेलोशिप मिलेगी। पेपर निकाल अगर पेपर निकाल लिया तो वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, तो तुम कैसे दोगे। उसकी नेट की योग्यता
फॉर्म ही नहीं डाल पाओगे, ये तो योग्यता ही नहीं है। आप बी वाले को तो लेते नहीं हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तब आप नेट का फॉर्म डालेंगे, इसको क्वालिफाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने नेट का पेपर निकाला, आपको फेलोशिप मिलेगी, आप कॉलेज में जगह ले, कॉलेज वाले भी आपको 30-40 हज़ार सैलरी देंगे अच्छी खासी, और सरकार अलग देगी नहीं। ये प्राइवेट है। सरकारी में भी, सरकारी में तो आपको पीएचडी चाहिए ही है परमानेंट होने के लिए, वो भी एमपीपीएससी के थ्रू। एमपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकलती है, जिसमें आपकी होगी नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, इसके मार्क्स मिलते हैं 25% में भी, तब आप पीएससी का पेपर देंगे, तब आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जिसमें आपको 1 लाख सैलरी मिलेगी। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, जितना आगे लेवल जाओगे उतनी टफ पढ़ाई होती है। अगर आपको पुलिस की करनी है तो 4th ग्रेड की नौकरी है, वो कांस्टेबल 3rd या 4th ग्रेड में आता है, तो उस हिसाब से आपको बेसिक चीजें होंगी, 12th क्लास से लेकर बीए तक का सिलेबस पूछेगी, इससे ज्यादा तक पूछते नहीं है पुलिस में। उस हिसाब से सैलरी होगी, यहाँ पे आपको 30 से 40 हज़ार तक की सैलरी मिलेगी बस, ठीक है। और चाहे आप ड्यूटी करो, वो कभी भी आपको बुला सकते हो, पर जो लेक्चरर होते हैं उनकी लिमिटेड टाइम होता है, वो आपको कभी भी नहीं बुला सकते। कॉलेज की जो टाइम होगी उतनी बैठ के खाओ, कोई तुम्हें धक्के नहीं देगा, कोई तुम्हें गाली नहीं दे सकता, क्योंकि अधिकारी हैं कॉलेज के, प्रोफेसर हैं, आपसे कौन कहेगा। पुलिस वालों को तो 4 गाली दे देंगे, खड़े रहो रोड पे जब तक सरकार नहीं निकलती, और जनता को रोको, जनता तो 2-4 और गाली दे देगी, ये रहता है। तो जितनी बड़ी नौकरी होगी उस हिसाब से पढ़ाई भी तो बड़ी है, तो ये दोनों ही कंपलसरी होती हैं एक प्रोफेसर बनने के लिए। पीएचडी भी कंपलसरी है, नेट भी कंपलसरी है। अगर नेट निकाल लिया तो पीएचडी तो करना ही है आपको, पीएचडी कर ली तो नेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएचडी 6 साल की होती है, 7 साल की भी हो जाती है, कोई 1 साल की डिग्री तो नहीं। 4 साल तो वो आपको करने के लिए देता ही है, 4 साल में भी आपकी नहीं हो रही है तो फिर आप टाइम बढ़ा सकते हो, 6 साल, किसी को 7 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं, डिग्री करते हैं, डिग्री से ज़्यादा होते हैं ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ी डिग्री भी तो है, तो टाइम भी तो बड़ा ही नहीं है। अब पहले पढ़ लो कि पूरा मतलब बात। अब आज सारा प्रोफेसर तो तुम बन नहीं जाओगे, इसलिए पहले छोटी चीज देखो, जब उससे अपना पेट भरने लगो फिर वो तब बड़ी चीज को पकड़ो, डायरेक्ट बड़ी चीज को पकड़ने से कोई छोटा गोल कर लो पहले। हाँ, पहले छोटा सा एक गोल करो कि मुझे ये चीज करनी है, तो मैं पुलिस बनना है, जो भी करना है, उसके बाद बड़ी चीज करो, ठीक है। मैं कुछ नहीं, बस ये बातों में टाइम निकलवाना चाहते हैं। मुझे क्या करना है, निकालने में गिलास ही तो सीखने में पहले पता ही नहीं क्या है। हाँ, तो उनको तभी तो हम तैयारी करेंगे ना, कैसे करेंगे, उनकी डायरेक्टली क्लियर नहीं पता ही नहीं है कैसे सुनेंगे। तो अभी तुम नेट एमफिल पे मत जाओ, अभी फिलहाल जो छोटी छोटी पोस्ट निकल रही है उनकी तैयारी करो, लेखपाल की तैयारी करो, उसके लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर कोर्स चाहिए, कंप्यूटर कोर्स भी चाहिए होगा, क्यों नहीं चाहिए होता है, क्योंकि लेखपाल अब कंप्यूटर कोर्स हर जगह कंपलसरी कर दिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, हर जगह कंप्यूटर का काम। बैंक की तैयारी करो, मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। एक दिन बोलेंगे हम सर से कि क्लास कंप्यूटर की लगा दें, सच में यहाँ पे सिखाने लगो, हम क्या क्या कराए, एक मैम है इसलिए हमें थोड़ी ना सैलरी देते हैं कि सब कुछ कराते जाएंगे, कह देंगे सर से कि एक दिन कंप्यूटर की क्लास लगवा दें, एक्टिविटी के साथ करनी है। हमने एक साथ कैसे करना सकते हैं। तो इतना टाइम ही तो लगता है पढ़ने में, इस हिसाब से पढ़ाई भी ऐसे हो जाती है क्या। चलो सामाजिक अनुसंधान की महत्वता, लेकिन मैं भी यही चलेगा। नहीं वो तो पढ़ रहा है, इंटरेस्ट लेते हुए, मैंने आप समझा दिया तो पता तो सोना चाहिए खाना चाहिए कई बार चाहिए खाना चाहिए देखा क्या नहीं ठीक है। महत्वता एक उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, इसकी क्या जरूरत होती है, हैं? पता नहीं क्या होता है। मुझे लिख लूँ मैं देखो
गलत लिखा है ध्रुव। कोई देखे ये क्या रखा है? ठीक है। क्या सब बनना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। मैं लाइन में पैसे ये इम्पोर्टेंट बने बनना कैसे डिसाइड करोगे इसके लिए हम बता देंगे क्या बनना है वो तुम्हारे अभी लिए। 3 साल है ठीक है। तो क्या सोचा आपने? मोबाइल सब चलाते हैं, सबके पास 4G एंड्रॉइड फोन है यस सर। कि नहीं? नेट रहता है यस पहले भी कि रील्स में चला जाता है? नेट की व्यवस्था करनी है। क्या होना है? सामाजिक नियंत्रण में सही इसकी हेडिंग है सामाजिक विज्ञान विकास में सहायक। ठीक है। पहली हेडिंग आती है हेल्पिंग इन रिमूविंग इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता को वो दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कहीं जाएंगे हमें जानकारी मिलेगी तो हमारा क्या हो रहा है? ज्ञान का विकास। ऊपर से हमारी जानकारी और बढ़ रही है। ठीक है। अवलोकन करते हैं जिससे जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। जो हमारे मन में जो भ्रांतियां चली रहती हैं फालतू की हम वो इसके दूर बाद होंगी। ये हाँ ये वाला ये 2 पॉइंट और है, बता दूँ। दूसरी बात है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। हम पुरानी चीजों से नए ज्ञान की खोज करते हैं। ठीक है। एक ये सहायक होता है, इसमें महत्वता है। फिर तीसरी क्या है? सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक को हल करने में सहायक। जो समस्याएं चली आ रही हैं उनको हम सही करते हैं। यस सर। सामाजिक नियंत्रण में सहायक ये लिखा ही है। कल्याणकारों में सहायक है। कल्याणकारों में कैसे सहायक होगा बताओ? कैसे इसको समझाएंगे हम? जैसे भारत में एक कल्याणकारी राज्य है कि नहीं है? भारत है। ठीक है। इसमें पिछड़े वर्ग, जनजातीय लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सीमांत किसान यानी जिनके पास भूमि कम है वो उस स्तर के लोग, श्रमिक लोग आएंगे, बंधु आएंगे। बंधु कौन होते हैं? बंधु और श्रमिक। तो सुना मजदूर है। ठीक है। श्रमिक यानी लेबर हो गए। बंधुआ मतलब बने रहते हैं। मतलब उनकी जमीन तो है पर उनके पूंजीपति जमींदार हकदार होते हैं और वो बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते हैं। बंधुआ मजदूर मतलब ये हुआ कि उनको टाइमिंग से ज़्यादा काम दिया जाता है, सैलरी कम दी जाती है और एक वो बंधे प्रकार के होते हैं। वो एक बार अगर आ जाते हैं तो फिर अपने हिसाब से वो जा नहीं सकते, उन्हें बंधुआ मजदूर बोलेंगे। ठीक है। आदि की अनेक समस्याएं हमारे देश में। इन दृष्टि आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना। अब अगर हम जाएंगे, हमने कहा कि इस जगह जाओ कि यहाँ के लोग कितना अपना आर्थिक स्थिति से जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग नहीं। आप किसी गांव में गए, वहां देखा कि 10% लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है। 10% किसान खेती कर रहे हैं, 10% श्रमिक हैं और 10% दूसरे लोगों की गुलामी के अकॉर्डिंग बंधुआ मजदूर बोलेंगे हम।
तो हमने इनका अवलोकन किया। अब हमने देखा कि जो बंधुआ मजदूर है उनसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है, पर उनको उस हिसाब से आर्थिक नहीं दिया जा रहा, सहायता नहीं की जा रही है, श्रमिकों की भी सहायता नहीं की जा रही है और लोगों का काम हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, कई लोग शोषण करते हैं। तो अब हम इनकी समस्याओं को क्या करेंगे, रोजगार उपलब्ध और कराएंगे। वहाँ पर हम ऐसे रोजगार की उपलब्धता करवाएंगे कि जो बंधुआ मजदूर है वो यहाँ पे रोजगार कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, घर चला सके। तो इन चीज़ों से क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं जिन्हें काम आता है, अच्छा अचार बनाना आता है, पापड़ बनाने आते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम अपना व्यापार कैसे बढ़ाएं। तो उन्हें हम स्कीम बताएंगे कि मंत्री जी ने या सरकार ने कई स्कीम निकाली है कि आप एक छोटा सा उद्योग धंधा करें, इसके लिए आप बाहर सेल करें, आपको पैसे मिलेंगे। तो उनसे उनका क्या होगा, फिर कल्याण होगा। आज वो घर पे रख रही थी अचार, आज वो बेच रही है, 4 पैसे आ रहे हैं क्योंकि उसमें उनका कुछ तो जान ही रहा है, घर के हाथ की जो कला है वो तो आ रही है। ये होता है कल्याणकारी। ठीक है, फिर क्या आता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है कि नहीं। अब इसके सामाजिक नियंत्रण में सहायक कैसे होगा, इसमें क्या होगा, अनेक कारणों से समाज में परिवर्तन की गति तेज है। समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, तो समाज में जब तीव्र गति से परिवर्तन होंगे तो असंतुलन की स्थिति भी होगी, संतुलन तो बना नहीं रहेगा, कहीं बिगड़ जाएगा, कहीं नहीं बिगड़ेगा, तो स्थिति एक सी नहीं रहेगी। परिणाम स्वरूप पारिवारिक और सामाजिक विघटन बढ़ेगा। सामाजिक विघटन कैसे बढ़ेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, मान लो जो आज की पीढ़ी है उसको कैसे परिवार पसंद है, एकाकी। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहता, तो यहाँ पे अलग स्थिति बन रही है। अब जो बेचारे दादाजी हैं, जो हमारे बड़े पुराने पूर्वज हैं, वो क्या करेंगे, तो लोग उनको क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कौन इनको देख रेख करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पारिवारिक स्वरूप व्यक्ति तो परिवार में सामाजिक में विघटन आ जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, परिवार टूटते हैं क्योंकि बच्चे बाहर चले गए। वो सोचते हैं पुरानी उनकी कौन बात माने, कौन उन्हें सुबह से खाना दे, कौन हमें अपने हिसाब से जीना है, और लेकिन बूढ़े पुराने ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तालमेल नहीं बन पाता है और लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। परिणाम स्वरूप बच्चे अपने घर छोड़ के चले जाते हैं और जो वृद्ध लोग होते हैं वो अपने अकेला जीवन निर्वाह करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के दौरान मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रिया का पता लगाया जाता है और असंतुलन विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। यानी हम इनको अगर देखें कि इनमें क्या परेशानी है, क्यों ना हम इनकी इस परेशानी को दूर करें, तो उससे क्या होगा, नियंत्रण में सहायक होगा। ठीक है, परिवार टूटेंगे नहीं, जिसके लिए क्या होता है, परिवार न्यायालय खुले, कानूनी लोग जाते हैं वहाँ पे। कई ऐसे परिवार में, वैवाहिक परिवार है, थोड़ी सी बात पे दोनों में मनमुटाव हो गया, तो फिर क्या होगा, वो लोग कहते हैं हमें अलग रहना। तो इस हिसाब से परिवार बनाने के लिए कई मामले सुनवाई की जाती है कि हो सकता है मैंने कुछ सलाह देने से इनका परिवार चल जाए, जिससे उनके बच्चों पे असर ना पड़े। भविष्यवाणी करने में सहायक, भविष्यवाणी कैसे करेंगे बताओ, सामाजिक अनुसंधान से हमें पता चलेगा कि पुरानी चीजें क्या हो रही हैं, आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वही तो भविष्यवाणी होगी। अगर हमने कर लिया कि हमने यहाँ पे एक अच्छा उद्योग चला दिया और यहाँ पे इतने बढ़कर काम कर देंगे, तो यहाँ का उत्पादन जागृत विकास होगा, आने वाले समय में ये और शहर की ओर चला जाएगा, तो ये हमने भविष्यवाणी कर ली। ठीक है, किसी भी चीज की तथ्य की जानकारी कर उसके रूप से हम वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में बताएंगे। क्लास में टीचर बच्चे को देख के ये बता सकता है कि बच्चा ये क्या कर सकता है, क्योंकि हमने उसका अवलोकन कर लिया है, उसके हमने मन को समझ लिया कि वो क्या करना चाहता है। तो ये होता है भविष्यवाणी करना। कैसे समझ लेगा एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं आएगा, हम लोग उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, 10 उसी जैसे बच्चों से बोल रहे हैं, उनको हम 10 प्रकार के बच्चों से बोल रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बच्चे ये कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसी को ही कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विकास में सहायक, सामाजिक विज्ञान के विकास में कैसे होगा बताओ। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप समाज शास्त्र की ज्ञान राशि में भी वृद्धि होती है। ज्ञान राशि यानी बुद्धि की वृद्धि। ठीक है, साथ ही सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन की नवीन प्रविधियां उपकरणों का विकास किया जाता है। प्रविधियां यानी जो मेथड होते हैं, तकनीकी होती हैं, उनका उनका यूज करते हैं। और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो समाज और विज्ञान है वो एक दूसरे के पूरक है। हम विज्ञान का अगर यूज कर रहे हैं तो पहले हमें सामाजिक चीजों को देखना, इसके बिना हम सामाजिक चीजों के बिना विज्ञान को नहीं समझ सकते। और अगर विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो पहले हम पुरानी चीजों को समझें। ठीक है, आया समझ एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे के ऊपर टिके हुए। तो ये हो गए आपके उद्देश्य, ये कहते हैं आपके महत्व।
अब आती है समस्याएं। समस्याएं कुछ रहेगी, जैसे सुनिश्चित माप की समस्या। इसमें क्या होता है, इसको मापना संभव नहीं है, मनुष्य की जो भी इकाई होती है उनको हम पूरी तरीके से माप नहीं सकते। इसमें क्या होता है, इनकी ये गुणात्मक और ना कि परिणात्मक, ना ही ये गुणात्मक है और ना ही परिणात्मक है। इसकी लिखते हैं समस्याएं, बोल रहे हैं कि बुक से हम टिक कर देंगे, लिख लेंगे, बुक में से टिक कर देंगे, ठीक है, तो इससे टिक कर देंगे फिर लिख लेंगे। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जो सामाजिक घटनाएं एक और से आसानी से नहीं मिलती, हम आसानी से प्राप्त तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें 10 जगह का अवलोकन करना है। अगर हमने कहा कि तुम्हें हमने एक संभाग दे दिया, संभाग जानते हो, संभाग के अंदर जिले आते हैं, ठीक है। सपोज हमने कहा, जैसे हम एमपी साइड में, तो हमने कहा उज्जैन संभाग अलग है, उज्जैन का नाम सुना है, ग्वालियर का नाम सुना है, शिवपुरी का नाम सुना है, शिवपुरी सुना है। तो संभाग के अंतर्गत कई जगह 8 जिले दे देते हैं, कई जगह 5 जिले दे देते हैं। जैसे मैंने कहा ग्वालियर संभाग है, इसके अंतर्गत 5 जिले आ जाएंगे, जिले तो जानते हो, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कौन कौन से जिले आ जाएंगे ग्वालियर के अंतर्गत? दतिया, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी और एक ग्वालियर, हो गए 5। अब हमने कहा कि ग्वालियर संभाग में जाओ और वहां पर ये पता लगाओ कि लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अब तुम कहोगे 5 जिले के अंदर कैसे जाए, क्योंकि हमें जिले के अंदर जाना है। अब जिले के अंदर क्या क्या आते हैं, छोटी छोटी शहर भी आ जाते हैं, गाँव भी आ जाते हैं, कस्बे आ जाते हैं, तो हमें उन कस्बों में भी जाना है, गाँव में भी जाना है, पता करना है, तो हमें परेशानी आएगी। अब एक काम एक तुम दिन में कर लोगे, 4 पहिए की भी गाड़ी कर लो तो एक जिले में भी तुम पूरा अवलोकन नहीं कर सकते वहाँ का, उसमें भी तुम्हें 5 जिले चाहिए। उस हिसाब से 5 जिलों के हिसाब से तुम्हें 1 साल लग जाए अवलोकन करने में, जानकारी लेने में। कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कभी हमें व्यक्ति ही नहीं मिला, तो ये अवलोकन यानी निरीक्षण करने में हमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें जो सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रक्रिया है वो एक आसान नहीं है, इसको प्राप्त करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये समस्या आती है, ठीक है। अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, यानी जो हमारे पूर्व डेटा हैं, हमने प्राथमिक जो डेटा रखे हैं क्या वो सही है, वो सबको हमने मन से रख दिया, नहीं गया वो व्यक्ति को काम करने के लिए। पहले कंप्यूटर तो थे नहीं, हमने कह दिया चलो यार कौन देख रहा है, तो मन से लिख दे रहा है कि हमने 100 व्यक्तियों पे काम किया है, 50 व्यक्ति नहीं किया, हमने मन से रख दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, तो ये स्पष्ट भी नहीं होते हैं, तो इनको करने के लिए हमें फिर पुरानी चीज़ों को घाटना करना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन पे काम किया भी गया कि नहीं, वास्तविक में ये व्यक्ति है कि मन से नाम से रख दिया। तो ये समस्या आएगी, एक तो अभाव हो गया। दूसरी बात है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई है। वस्तुनिष्ठता में क्या होगा, जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें उसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनको हमें प्राप्त करने में अभाव पाया जाता है, तो उसमें भी हमें परेशानी आती है। फिर आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। विज्ञान में जो प्रयोगात्मक क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करना, ठीक है। इसका कारण है कि जो विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं उनका भी अभाव हमें पाया जाता है। कभी कभी वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, तो जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते। और प्रमाणीकरण मतलब होता है प्रमाणीकरण, माने ये वर्ड सुना होगा प्रमाणीकरण। प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रमाण देना, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन, जो हमने अनुसंधान निष्कर्ष निकाले हैं क्या अत्यंत आवश्यक है वो, परंतु कार्य विज्ञान में कठिन है। हमने माना कि हमें कोई प्रमाण चाहिए, ये जरूरी है, पर उसको प्राप्त करने में हमें कितनी कठिनाई है, वो हमें परेशानियों में देखने मिलती है। तो ये सब आपकी हेडिंग में रहेगी अनुसंधान की समस्या, और ये आपका टॉपिक खत्म। कल पढ़ाएंगे वैज्ञानिक विधि, ठीक है। टाइम कितना होगा, लोगों ने बीच में